हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी क्लासेज पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12 के लिए फिजिक्स के 35 से 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की जो सीरीज है वो स्टार्ट हमने कर दी है। इनमें से पहला जो डेरिवेशन था वो हम आपको करवा चुके हैं। उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्या? किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ध्यान देना स्टूडेंट, जो पहला डेरिवेशन था उसमें क्या लिखा था कि अक्षीय स्थिति में, और यहाँ की जो आज का डेरिवेशन है उसमें लिखा है निरक्षीय स्थिति में। बस थोड़ा सा अंतर है अक्षीय और निरक्षीय में, ठीक है, बाकी बिल्कुल सेम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने लिखा है कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हेडिंग डाल दिया, ठीक है। क्या? वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, ठीक है। इसके लिए पहले हम वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा? कोई दो बिंदु आवेश है, ठीक है, इसे हम मिला देते हैं। इनके बीच की जो दूरी वो कितनी है स्टूडेंट? वो कितनी है? 2l, ठीक है। ए बी और तथा -q व +q आवेशों से मिलकर बना होता है। और इसका जो मध्य बिंदु होता है या केंद्र बिंदु कह दो, वो क्या है स्टूडेंट? O, ठीक है। अब O से लंबवर्धक पर, क्या O से लंबवर्धक पर r दूरी पर, कितनी दूरी पर? r दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है। यहाँ कहीं मान लो, हाँ यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। और इसे यहाँ से डॉट डॉट करके मिला देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई बिंदु P है, ठीक। अब इससे मिला देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखना, ये जो दूरी है इसे हाफ हाफ करके लिख सकते हैं। यानी ए से ओ तक की दूरी कितनी लिख सकते हैं? एल, ठीक। और ओ से बी तक की दूरी कितनी लिख सकते हैं? वो भी एल लिख सकते हैं, ठीक है। और टोटल दूरी की बात करते हैं तो एल एल 2l, ठीक है। इसे मिटा देते हैं। अब देखना स्टूडेंट, ये तो निरक्षीय स्थिति में होती है, ठीक है। लेकिन अब +q आवेश कारण जब बिंदु P पर जो तीव्रता निकालेंगे तो वो दूर होगी, ठीक है। कितनी होगी? दूर, यानी यहाँ कहीं होगी। वैसे मान लेते हैं E1, ठीक। और -q आवेश कारण बिंदु P पर जब तीव्रता निकालेंगे तो वो -q हो झुकेगी ना, तो यहाँ से कहीं मान लेते हैं E2, ठीक है। अब देखना स्टूडेंट, ए से ओ तक की दूरी कितनी है? एल। और ओ से बी तक की दूरी एल है, ठीक है। और ओ से पी तक की दूरी कितनी है स्टूडेंट? ओ से पी तक की दूरी कितनी है? 8, ठीक है। लेकिन हमें देखो स्टूडेंट, बी से पी तक की दूरी नहीं पता है, ए से पी तक की दूरी नहीं पता है, यानी ये वाली दूरी नहीं पता है। हमें ये दूरी तो पता है, ये दूरी तो पता है, लेकिन ये दूरी और ये दूरी नहीं पता है। तो इसको निकालने के लिए आपको एक पाइथागोरस प्रमेय निकालना होगा, ठीक है। अब ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है तो आपको बता दो स्टूडेंट, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब देखना स्टूडेंट, BOP में, यानी समकोण त्रिभुज BOP में, ठीक है, ये जो थीटा है और थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, ठीक है। और ये हमारा क्या हुआ? आधार हुआ, और ये हमारा लंब हुआ, ठीक है। यानी OB हमारा आधार हुआ और OP हमारा लंब हुआ और BP हमारा कर्ण हुआ, ठीक है। और ये दूरी हमें निकालने के लिए कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो निकालना पड़ेगा। तो ये दूरी हमें निकालने के लिए ही करना पड़ेगा। तो अंडर रूट, अब देखना स्टूडेंट, लंब का स्क्वायर, यानी ये लंब हुआ ना, ओ से बी तक की दूरी कितनी? r है, तो ये लंब हुआ हमारा, ठीक है। तो r², ठीक। उसके बाद देखना आधार का स्क्वायर, तो आधार हमारा ये है, ठीक। तो प्लस
आधार का स्क्वायर। तो ये दूरी हमें पता चल गया, यानी बी से पी तक की जो दूरी थी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पता चल गया। ठीक है, अब सेम है यहाँ भी होगा, इसकी जो दूरी होगी वैसे ही होगी, ये लंब होगा और ये आधार होगा। ठीक है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी ए से पी तक की दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, उसकी भी दूरी प्राप्त हो गई। ठीक है, आप ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पर एक काम और किया गया है, यानी E1 व E2 को क्या, E1 व E2 को वैद्युत ध्रुव AB के लंबवत व क्षैतिज घटकों में बांटा गया। क्या, E1 व E2 को वैद्युत ध्रुव AB के लंबवत व क्षैतिज घटकों में बांटा गया है। अब E1 का जो लंबवत घटक होगा क्या होगा स्टूडेंट, देखिए लंबवत घटक यहाँ दिखाओगे। ठीक, तो E1 का जो लंबवत घटक होगा वो होगा E1 साइन थीटा। ठीक, और E2 का लंबवत घटक क्या दिखाओगे, यहाँ दिखा दूँ, यानी E2 साइन थीटा। ठीक, आप देखना E1 E2 का लंबवत घटक E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा। ठीक, वैसे ही E1 व E2 का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक को समांतर घटक भी कहा जाता है। ठीक है, तो E1 व E2 के क्षैतिज घटक या समांतर घटक कहाँ होंगे, देखो स्टूडेंट यहाँ होगा। ठीक है, यानी E1 का क्षैतिज घटक क्या होगा, E1 cos थीटा, और E2 का क्षैतिज घटक क्या होगा, E2 cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे ये थीटा मान लो। ठीक है स्टूडेंट, और एक ध्यान देना स्टूडेंट, ये जो डायग्राम ना हम यहाँ पे बना सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये हमारा क्या था, बिंदु P था। ठीक है, ये क्या था हमारा, बिंदु P था, और ये E1 का लंबवत घटक था E1 साइन थीटा, और ये हमारा E2 का लंबवत घटक था E2 साइन थीटा। ठीक है, अब इसका क्षैतिज घटक क्या था, E1 का क्षैतिज घटक था E1 cos थीटा, और हमारा E2 का क्षैतिज घटक क्या था E2 cos थीटा। ठीक है, और ये हमारा E1 था और ये हमारा E2 था। ठीक है, और ये हमारा थीटा था। ठीक, ये जो ऊपरा वाला सिरा है वह यहाँ पे दिखा दिया आपको समझने के लिए। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना। ठीक है, डिसलाइक मत करना। एक चीज़ और स्टूडेंट, अगर फिर भी डाउट हो कहीं पे तो वीडियो को फिर से देख लेना। ठीक है, अब देखना स्टूडेंट में थ्योरी क्या लिखोगे, तो जैसे बनाए हो वैसे थोड़ी सी थ्योरी लिख दो, क्या ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, एग्जाम के पेपर में आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, बस केवल थोड़ी सी थ्योरी लिख दो। ठीक है, तो लिख देते हैं थ्योरी। कैसे लिखोगे थ्योरी, देखो माना कि एक वैद्युत ध्रुव, क्या, माना कि एक वैद्युत ध्रुव AB माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, या किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक, यानी या किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K। परावैद्युत माध्यम क्या होता है, जैसे मोम हो गया, कागज हो गया, कांच होगा। ठीक है, उनके बीच की जो दूरी है वो 2L है। ठीक है, और इसके मध्य बिंदु से O, यानी मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु O से लंबवर्धक पर या निरक्षेप स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, बस यही लिखना है इतना। तो लिख देते हैं, माना कि कोई वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त
करना है या ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट, देखो मैंने एक सिंपल सी भाषा में छोटी सी थ्योरी लिखी है। ठीक है, आप इसे चाहो तो बड़ा भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, माना कि एक वैद्युत ध्रुव ए भी लिया, ठीक है, या माइनस क्यू आप प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, इनके बीच की जो दूरी है वो 2l है। ठीक है, इसे मैंने हाफ हाफ करके लिख दिया। ठीक है, इसके मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु ओ से लंबवर्धक पर r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, लंबा भी लिख सकते हो चाहो और चाहे तो छोटा भी लिख सकते हो। ठीक है, आप देखना हमें प्लस क्यू आवेश कारण जो बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखना स्टूडेंट, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम सूत्र पहले भी बता चुके हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जो होता है स्टूडेंट वो होता है E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ही तो होता है स्टूडेंट, और मैंने कहा भी था कि इसे याद कर लो और याद कर भी लो। ठीक है, उसी तरीके से मैं यहाँ पे यूज करने वाला है। ठीक है, तो E1 बराबर 1/4πε0 इंटू के। ठीक है, आप देखना स्टूडेंट, क्यू अपान आर स्क्वायर की जगह पे हम ये लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि यही तो हमारी दूरी है ना, तो अंदर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, का होल स्क्वायर। क्यों होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आर का स्क्वायर है। ठीक है, और ये जो दूरी थी वो दूरी ये है। ठीक, अब क्या करेंगे, जब इसको अंदर रूट को हटाएंगे या खोलेंगे। ठीक है, तो E1 बराबर 1/4πε0 के क्यू अपान अंडर रूट सी स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखना, जिस तरीके से मैंने प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, ठीक उसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है। ठीक है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E2 बराबर 1/4πε0 के क्यू अपान। अब देखना स्टूडेंट, अब माइनस क्यू आवेश कारण जब याद करेंगे तो उसकी जो दूरी होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी तो होगी। यहाँ पे मैंने क्या किया था, प्लस क्यू आवेश कारण निकाली थी तो मैंने ये वाला दूरी यूज किया था, और माइनस की क्यू के कारण निकालेंगे तो ये वाली दूरी यूज करेंगे, लेकिन ये दोनों दूरी सेम है, बराबर है। ठीक है, तो वही लिख देते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, का होल स्क्वायर, इसे भी उसी तरह से खोल दो। ठीक है, तो E2 बराबर 1/4πε के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर से मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, बस केवल प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, उठा के रख दिया। माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की निकालना था, वही रिकॉर्ड है, सूत्र लगा के रख दिया। ठीक है, अब एक काम करो स्टूडेंट, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसके बाद बताते हैं। ठीक है, इतना ले लिया होगा, आप इसे मिटा देते हैं स्टूडेंट। बहुत ईजी है, डेरिवेशन कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा अंतर होगा अच्छी निरीक्षी में। ठीक है, अब देखना स्टूडेंट, मैंने जो थ्योरी बोला था क्या कि E1 व E2 को लंबवत व क्षैतिज घटकों में बांटा गया है, बस उसी थ्योरी को थोड़ा सा यहाँ पे लिख दो। लिखना चाहो तो लिख दो, वरना ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यानी E1 व E2 को लंबवत व क्षैतिज घटकों में बांटा गया है। क्या किया गया है, लंबवत व क्षैतिज घटकों में बांटा गया। ठीक है, E1 व E2 का लंबवत घटक E1 sin थीटा E2 sin थीटा है, जबकि
E1 व E2 का क्षैतिज घटक E1 cos थीटा E2 cos थीटा है। बस थोड़ा सा लिख दिया। आप देखना स्टूडेंट, यहाँ पे डायग्राम पे ध्यान दो। देखो E1 व E2, E1 का लंबवत घटक E1 sin थीटा और E2 का लंबवत घटक E2 sin थीटा। देखो स्टूडेंट, ये E1 sin थीटा और E2 sin थीटा क्या है? परिमाण में समान है। क्या है कि E1 sin थीटा व E2 sin थीटा परिमाण में समान है, परंतु दिशा में कैसे विपरीत है। कैसे? परिमाण में समान है पर दिशा में विपरीत। एक ऊपर की ओर जा रहा है, एक नीचे ओर की ओर जा रहा है। एक बात हो स्टूडेंट कि ये दोनों एक ही क्रिया रेखा पे कार्य करें। क्या? एक ही क्रिया रेखा पर। ये E1 sin थीटा हो गया और ये E2 sin थीटा हो गया, ठीक है, और ये बिंदु हमारा P था, ठीक है। तो दोनों एक ही क्रिया रेखा पर कार्य कर रहे हैं। इसी वजह से क्या होगा कि ये दोनों कभी ना कभी आपस में परस्पर कट जाएंगे, ठीक है। तो यानी आपस में निरस्त हो जाएंगे। और जबकि E1 व E2 का जो क्षैतिज घटक है या समांतर घटक है वो क्या है कि परिमाण में समान तो नहीं है, लेकिन दिशा में कैसे हैं? दिशा में एक समान। देखो ये भी इधर की ओर है और ये भी, यानी E1 cos थीटा भी इधर की ओर है और E2 cos थीटा भी इधर की ओर है। तो ये दोनों क्या होंगे? आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो लंबवत घटक से नहीं निकलेगा बल्कि क्षैतिज घटक से निकलेगा, नहीं, ठीक है स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, अब बिंदु P पर हमें परिणामी तीव्रता निकाल लेते हैं। क्या? बिंदु P पर अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है स्टूडेंट। लंबवत घटक के कारण निकलेगी नहीं, क्षैतिज घटक के कारण निकलेगी, ठीक है। तब देखना स्टूडेंट, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक दिशा में, इसलिए जुड़ जाएंगे और ये आपस में निरस्त हो जाएंगे, ठीक है। अब देखना स्टूडेंट, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। हमें E1 की वैल्यू पता है, ठीक है, E2 की वैल्यू पता है, ठीक है, लेकिन हमें cos थीटा कैसे निकालना है ये नहीं पता है, ठीक है। तो cos थीटा बराबर, आप 10 में पढ़ चुके हो, ठीक है। क्या होता है कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यही तो होता है ना। बट cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो इसका आधार क्या हो गया? चाहे ये वाला लो चाहे ये वाला, ठीक है, दोनों में समान हो, क्योंकि दोनों का आधार एक ही है, LL, ठीक है। चलो हम ये वाला लेते हैं BOP में, ठीक है। इसका आधार क्या है? L, और ये क्या है हमारा? कर्ण, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार की जगह पे यहाँ पे L लिख सकते हो, ठीक है। L बटे क्या हो गया? कर्ण, ये है ना, √R² प्लस L²। ध्यान देना स्टूडेंट, का समझ में नहीं आया है तो कमेंट कर देना, ठीक है, लेकिन डिसलाइक मत करना, ठीक है। वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो अगर समझ में नहीं आया, ठीक है। अब देखना, हमें E1 की वैल्यू पता चल गई, cos थीटा की वैल्यू हमने निकाल ही लिया है, E2 की वैल्यू पता ही है, ठीक है, cos थीटा की वैल्यू पता चल गया, ठीक है। अब क्या करना है कि जहाँ E1 है, E1 की वैल्यू लगा देते हैं, E2 की वैल्यू लगा देते हैं, cos थीटा की वैल्यू लगा देते हैं, फटाक निकल जाएगा, ठीक है। अब देखना स्टूडेंट, E बराबर E1 की वैल्यू क्या थी? 1/4πε0 के, ठीक है, Q/R² प्लस L², यही वैल्यू थी ना। अब देखो cos थीटा बचा है, तो cos थीटा की जगह पे ये लिख सकते हो, ठीक है। तो यानी L/√R² प्लस L²। देखने में हैवी लग रहा है, टफ लग रहा है, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक, बहुत ईजी है। अभी देख लूँ, उसके बाद क्या बचा? प्लस लिखते हैं, ठीक है। अब E2 की वैल्यू क्या थी? E2 की वैल्यू यही है, तो 1/4πε0 के Q/R² प्लस L², और cos थीटा की वैल्यू क्या है? यही है, इंटू L/√R² प्लस L², ठीक। अब देखो स्टूडेंट, ध्यान से देखोगे तो दोनों सेम है, दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो क्या करना, बस कॉमन कर देना, बाहर कर देना, ठीक है। अब देखना स्टूडेंट, मिटा देते हैं, क्या करना है, बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो 1/4πε0 के, ठीक है। अब यहाँ देखो Q है, ठीक। अब देखना स्टूडेंट, R² प्लस L² का जो घातांक वो क्या है? 1 है, ठीक है। इसका क्या है? घात 1 ही था, ठीक है। तो लिख देते हैं R² प्लस
यल स्क्वायर का 1 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखना, उसके बाद देखना ये जो यल है इसे यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, जब इस अंडर रूट को हटाओगी यानी इस कर्डी को हटाओगी तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट को हमें हटाना है, तो अंडर रूट को जब हटाओगे तो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 होगा तो इसकी घात से जुड़ जाएगी, क्योंकि इसकी घात हो जाएगी एक, क्योंकि इस अंडर रूट को हटाओगे तो 1/2 हो जाएगा और ये घात इस पर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो प्लस 1/2, ठीक है। ये जो है इसकी वजह से और अंडर रूट की वजह से ये हो गया, ठीक है। और ये कामा है, ये बाहर कर दिया, ठीक है। उसके बाद अंदर क्या बचा देखो स्टूडेंट, यहाँ पे बचा 1 प्लस यहाँ भी बचा 1, ठीक है। कुछ नहीं किया। आप देखना स्टूडेंट, देखो अक्सर बच्चों को यहीं पे कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। अक्सर मैंने देखा बच्चों को यहीं पे कन्फ्यूजन होती है, वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ में सब कुछ आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, इसकी वजह से घात 1 है तो यहाँ लगा दिया, अंदर रूट को हटाओगे तो 1/2 आ जाएगा, इसकी घात 1/2, तो घात एक यहाँ पे 1/2 हो गया और यहाँ पर 1 है, तो इन दोनों घातें जो आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो वही मैंने किया, यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक। आप देखना, और यहाँ अंदर बचा 1, क्योंकि ये बाहर कर दिया तो यहाँ भी बचा 1 और यहाँ भी बचा 1, तो दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है देखो, 1/4πε0 के, ठीक। यहाँ पे Q इंटू यल है ही। आप देखना यहाँ पर R² प्लस यल स्क्वायर, इसको जोड़ दो। जोड़ना तो जानते ही होगे ना यार कि 2 की में 2, इसका गुणा इसमें करो, 2 की में 2, 2 1 3, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो 3/2 और यहाँ 2 है ही, गुणे 2 और 2 का गुणा इसमें कर दो, ठीक है। 2 का गुणा इसमें कर दो, तो E बराबर 1/4πε0 इंटू के, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2Q यल अपान R² प्लस यल स्क्वायर का 3/2, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया। अगर इतना क्लियर तो स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, इसके बाद यहाँ मिटा देते हैं, ठीक है। डायग्राम के यहाँ से मिटा देते हैं। कुछ ज़्यादा बचा नहीं, थोड़ा स्टूडेंट, बस थोड़ा सा ही बचा, उसके बाद ये हमारा डेरिवेशन यहीं पे समाप्त हो जाएगा। अब देखना स्टूडेंट क्या करना है, ये 2Q है ना, 2Q क्या हमारा वैद्य ध्रुवागुण बस, बट यहाँ लिख दो, बट 2QL बराबर स्मॉल p, ये क्या है हमारा वैद्य ध्रुव आघूर्ण है। पिछले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब वैद्य ध्रुवागुण क्या होता है, किसी एक आवेश, ठीक है, ये आगे एक आवेश हो गया और ये हमारा 2 आवेश, तो किसी एक आवेश या 2 आवेशों की जो बीच की दूरी होती है वो क्या होती है 2L, ठीक है। यही एक आवेश ही हो गया, एक आवेश ही हो गया, इनके बीच की दूरी है क्या है 2L। तो इसी का इन आवेशों के साथ जो 2L है इसकी गुणनफल को हम विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। यानी एक आवेश या 2 आवेश की जो बीच की दूरी होती है उसी की गुणनफल को ही क्या कहते हैं वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे बस सिंपल सा, तो जहाँ 2QL है वहाँ पे P लगा सकते हो, तो यहाँ पे 2QL है ना, तो यहाँ पे हम P लगा सकते हैं, ठीक है, स्मॉल p लगा सकते हैं। तो E बराबर 1/4πε0 के, ठीक है, 1/4πε0 के 2QL की जगह पे हम क्या लिखते हैं स्मॉल p, ठीक है, बटे क्या है R² प्लस यल स्क्वायर का 3/2, ठीक है, यही तो था। अब देखना स्टूडेंट, R² प्लस यल स्क्वायर, यानी जो यल स्क्वायर है वो R² की अपेक्षा काफ़ी छोटा है, ठीक है। यानी R इज वेरी वेरी लेजर देन यल, ठीक है। चूंकि R इज वेरी वेरी लेजर देन यल, ठीक है, जो यल है वो R से काफ़ी छोटा है। तो जब ये काफ़ी छोटा R से, तो R का जब स्क्वायर करोगे, जब यल का स्क्वायर करोगे तो और भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं यल स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर, क्योंकि जो यल स्क्वायर है वो R² की मान की अपेक्षा काफ़ी छोटा है, ठीक है। तो यल स्क्वायर निरस्त हो जाएगा तो उसकी जगह पे हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी ये निरस्त हो जाएगा तो यहाँ पे 0 लिख सकते हो, 0 से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो उसके बाद को बचा के स्टूडेंट E बराबर 1/4πε0 के, ठीक है, E बराबर 1/4πε0 के P/R², ठीक है। और यहाँ पे 0 हो तो 0 लिख देते हैं, ठीक है, 3/2, ठीक है। अब देखना स्टूडेंट,
ई बराबर 1/4 पाई के स्मॉल पी अपान आर स्क्वायर, ठीक है, गुणे 3/2 है ही, ठीक है। और ये जीरो से मतलब होता नहीं, जीरो से जीरो हो जाएगा गुणा जब करोगे। अब देखना स्टूडेंट, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब आर की पावर 3 बचा, 3 का इसमें गुणा कर दो तो आर की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखना स्टूडेंट, ई बराबर 1/4 पाई के स्मॉल पी बराबर r³ ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। एक बात और स्टूडेंट, वायु अथवा निर्वात के लिए क्या, वायु अथवा निर्वात के लिए परावर्तनांक k का जो मान होता है हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो जहाँ k है वहाँ 1 लिख सकते हो, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे k लिखेंगे तो की जगह पे 1 हो जाएगा, तो 1 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखना बचा क्या, स्मॉल p अपान r³, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और स्टूडेंट, ये जो मान होता है हमारा क्या, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर किसके होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो जहाँ ये वाली वैल्यू है इसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो ई बराबर 9 × 10⁹ p/r³, ठीक है। तो यही हमें निकालना था और यही हमारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो स्टूडेंट। आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, ठीक है स्टूडेंट। तो थैंक यू स्टूडेंट, जय जय भारत।